नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान और हमारे खास कार्यक्रम जुर्माने से जिम्मेदारी में आपका स्वागत है। आखिर सजा का मकसद क्या होता है? जाहिर है सुधारना। लेकिन क्या किसी को जेल में सलाखों के पीछे डाल देने से या किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ा देने से कोई सुधार लाया जा सकता है? इसका जवाब हाँ में शायद ही हो। तो फिर सवाल यह है कि रास्ता क्या हो? समय समय पर समाज और हमारे सिस्टम ने इसका जवाब देने की कोशिश की, फिर चाहे वो खुली जेल हो या फिर जेल में कैदियों को सुधारने के लिए चलने वाले कार्यक्रम हों। अभी हाल ही की बात की जाए तो इंदौर में अदालतों ने सजा के बजाय सुधारने की कोशिश के तहत दो मिसालें सामने रखी हैं। इंदौर की हाईकोर्ट पीठ ने पिछले दिनों करीब 200 लोगों को इस शर्त पर जमानत दी कि वो कोविड सेंटर में जाकर सैनिटाइजर और मास्क बांटेंगे। वहीं एक दूसरे मामले में अदालत ने मवेशियों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को इस शर्त पर छोड़ा कि वो वेटरनरी अस्पताल में जाकर जानवरों के दर्द को महसूस करेंगे और वहां उनकी सेवा भी करेंगे। तो आज मुद्दा यह है कि आखिर सजा कैसी हो और क्या अपराधियों को सुधारने की कोशिश कई समस्याओं को बढ़ा तो नहीं देगी। आज हम इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो कानून के जानकार हैं। इससे पहले कि हम उनसे विस्तार से बात करें, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोर्ट ने कराया जिम्मेदारी का एहसास, जुर्माने से पूरी हो रही समाज की आस। कोर्ट की पहल पड़ रही कोरोना पर भारी, जुर्म और जमानत के बाद नेकी की बारी। कोरोना काल में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने फैसलों और प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। कोर्ट के आदेश ऐसे हैं जिससे जमानत पर छूटने वाले अपराधियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। साथ ही कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी जरूरी संसाधनों की पूर्ति हो रही है, जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित हो रही है। कोरोना की जंग में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अपनी तरफ से अनूठा योगदान दिया है। कोर्ट ने 200 से ज्यादा मामलों में जमानत इसी शर्त पर दी कि वो अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर और मास्क आदि दान करेंगे। दान के बाद उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई। अग्रिम जमानत के मामलों में करीब 1000 लीटर सैनिटाइजर, 5000 मास्क और 1500 पीपीई किट कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पतालों में भिजवाई गई हैं। इनमें से ज्यादातर मामले आबकारी एक्ट से जुड़े हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस धनराशि का या इस सैनिटाइज़र का उपयोग समाज हित में किया जा रहा है। जैसे कई सारे स्थानों पर महिला आश्रम, वृद्धा आश्रम, बाल सुधार गृह में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। उनके लिए जो आवश्यक उपयोगी वस्तुएं हैं उनको इस माध्यम से खरीदा जा रहा है। तो जेल से छूटने के साथ व्यक्तिगत और समाज सुधार के लिए ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन पिछले 6 माह में करीब 200 से अधिक प्रकरणों में इस प्रकार के छोटे बड़े आदेश हुए। इसके अलावा एक और ऐसा मामला है जिसमें आरोपियों को उनके जुर्म के अनुकूल ही जमानत दी गई। शर्त यह थी कि आरोपियों को पशु चिकित्सा अस्पताल जाना होगा और जानवरों को कैसी कैसी पीड़ा होती है उसे जानना होगा। इसके अलावा उन्हें मवेशियों के इलाज के लिए 10-10 हज़ार रुपए भी देने होंगे। यानी जुर्म का हर्जाना उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करके भरना होगा। दरअसल ये तीनों आरोपी एक ट्रॉले में गाय के 59 बछड़े भरकर ले जा रहे थे, जिन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया था। कोरोना महामारी में कई ऐसे सबक रहे जो समाज ने पहली बार सीखे, फिर चाहे कम संसाधनों में जीवन यापन करना हो या कुछ और। लेकिन सबसे बड़ी सीख जो मिली वो है मानवता और सामाजिक दायित्व। और अब न्यायपालिका ने भी कुछ ऐसा ही सबक सिखाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए इस पहल को हम अदालत का नवाचार मान लेते हैं और अब इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज दुबे साहब जुड़े हैं, एडवोकेट हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज साहब, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। इसके साथ ही किशोर भादुड़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर साहब, आपका स्वागत है बंसल न्यूज में। पंकज साहब, आपके पास आना चाहूंगा। रिपोर्ट आपने देखी होगी। इससे पहले कि मैं चर्चा को शुरू करूं,
अदालत के इस नवाचार पर मैं सबसे पहले आपका एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा, उसके बाद कुछ सवाल मेरे पास। ओपनिंग कमेंट तो आपने खूब अच्छा दिया है नवाचार कह के। जी। देखिए, बहुत सारी कंडीशंस कोर्ट लगाती हैं जब किसी को बेल पे छोड़ती हैं। कुछ सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है जी। और उसको भी अपने ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस का अर्थ है कि दोहराती हैं और वो टाइप्ड रहता है और उसको फॉलो करना होता है। यदि नहीं फॉलो किया जाता है तो ऐसी सूरत में ये स्थिति हो सकती है कि इनकी बेल जो इनको ग्रांट की गई है वो कोर्ट कैंसिल कर सकता है। जी। इस तरह के केसेस कई बार देखने में अभी इस दौरान आए हैं कि अदालतों ने ये कहा है कि इतने वृक्ष लगाएं, इस चीज़ को मेंटेन करें, अमुक अमुक कार्य को करें। और अभी की जो चुनौती है कोरोना की, उसमें ये हाई कोर्ट की जो इंदौर बेंच है उसका ये बहुत अच्छा फैसला है जी। कि यदि आपको किसी भी केस में बेल दिया जाता है तो आप इतने सैनिटाइज़र प्रोवाइड करिए या इतने मास्क प्रोवाइड करिए या ये मटेरियल प्रोवाइड करिए। जी। इससे क्या होगा कि जो सरकार या सरकार की एजेंसी काम कर रही हैं इसको कर्ब करने के लिए, इसको फेस कर रही हैं, इसको डील कर रही हैं, उनके पास जो कमियां हैं उसमें उनको एक हेल्प मिलती है। बहुत सारे एनजीओ शुरू में काम किया, आपने भी देखा, पढ़ा और डील किया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि समय काल में वो सब उनकी भी अपनी सीमा होती हैं और वो चैलेंज अब जो है सरकार का अकेला रह गया या कुछ संस्थाओं का अकेला रह गया, तो उनको इस तरह से मदद मिलती है। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि क्या ये ठीक है कि नहीं है। अभी यदि आपका ध्यान गया होगा तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें उन्होंने ऑर्डर किया कि आप प्रतिदिन इतने समय जा करके, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वो इतने समय जा करके कोरोना के पेशेंट्स की देखभाल करेंगे। इस पे बहुत चर्चा हुई थी मीडिया में और लीगल वर्ल्ड में भी इस पे बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और ये कह करके स्टे किया कि क्योंकि ये रिस्की है, इसका बूमरैंग हो सकता है, इसलिए उसको स्टे कर दिया कि वो उनको पेशेंट्स के पास जा करके काम करना है और कहीं इससे कोविड के पेशेंट्स की संख्या ना बढ़ जाए। जी। तो ऐसा मानते हुए उसको स्टे कर दिया। ठीक। लेकिन इस तरह के केस जो अभी ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, इंदौर बेंच का, ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है। इसमें लोगों को मदद ही मिलेगी और ये पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर है। इसका कानूनी पक्ष जो है कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 438 के प्रोविजंस में कि 482 को फॉलो करते हो सकता है कि 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हुए हो सकता है कि नहीं। ठीक। इस पर डिबेट हो सकता है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। ठीक। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि यदि किसी को रिलीज किया जा रहा है किसी कंडीशन के साथ में, तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है और यदि किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति हो सकता है तो क्यों ना हो। यदि वो व्यक्ति को कोर्ट के सामने जाता है, कोर्ट उसके केस को सुनती है तो और उसको लाभ मिलता है इस चीज का, और यदि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो इट्स अ गुड डिसीजन आई थिंक। ठीक, मैं आपके पास लौटता हूं। किशोर साहब के पास रुख करूंगा, सीनियर एडवोकेट हैं, बिलासपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर साहब, आपका भी एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगा मैं। दरअसल जिस तरह का नवाचार इस वक्त अदालतों में देखने को मिल रहा है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल होता है रिफॉर्मेटिव। जी। रिफॉर्मेटिव जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है जी, जिसपे से सारे लॉ उसी पॉइंट से रिफॉर्म हुए हैं कि आप अपराधी को सजा मत दो, अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से करो। ठीक। लेकिन ये प्रिंसिपल कोई हीनियस ऑफेंसेस के लिए लागू नहीं होता है। बिल्कुल। ये ट्राइफल इश्यूज के लिए, ये जो इंदौर बेंच का जजमेंट है वो 34 आबकारी के केसेस थे शायद, जितना मुझे ज्ञान है। जी जी जी। जिसपे ये होता है कि लीकर स्मगल करते हैं इलीगली, और वो कम एज के जो लोग फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं या शायद सेकंड टाइम शुरू करते हैं, जो इस ऑफेंसेस में फंसेंगे, उनकी विचारधारा बदलने के लिए, उनमें सेवा भाव लाने के लिए ये ऑर्डर किया गया है कि आप जाके मास्क बांटो, सैनिटाइजर बांटो। तो आप जो इस तरह से सेवा करोगे, आपकी मनोवृत्ति बदलेगी, आप आपराधिक तरफ न जाके रिफॉर्मेटिव तरफ जाओगे। ठीक। तो ये अपराध फ्यूचर में शायद न करो आप। ये इनके पीछे बेसिक थॉट होगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी। ठीक। अब ये कि उनकी दिमागी स्थिति बदलती है या नहीं बदलती है, इस तरह के नवाचार अगर अदालत करती है और उनको इस तरह की शर्तें देकर छोड़ा जाता है, तो क्या वाकई जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनके दिमाग में यहाँ कुछ ऐसा असर होता है कि वो उसको अपने को नए रूटीन में ढालकर एक अच्छे राह की तरफ आगे बढ़ते हैं? इस वक्त हमारे साथ रायपुर से मनोचिकित्सक अर्चना वामन गढ़े जी जुड़ गई हैं।
अर्चना जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक हमारा यह है कि अदालत ने पिछले कुछ दिनों में दरअसल कुछ ऐसे अपराधियों को इन शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ा कि आप लोग जाइए अस्पतालों में सैनिटाइजर पहुंचाइए, पीपीई किट पहुंचा दीजिए, ग्लव्स पहुंचा दीजिए, और जो पैसा आपको बॉन्ड के तहत अदालतों में या थानों में जमा करना होता है उस पैसे को आप जाकर समाज सेवा में खर्च कर दीजिए। हम दो कानून के जानकारों से लगातार चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। पंकज साहब हमारे साथ हैं, किशोर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन मैं आपसे उस मनोवृत्ति के बारे में जानना चाहूँगा, एक अपराधी के दिमाग में क्या कुछ चलता है अगर उसे सज़ा के बदले इस तरह के नवाचार सामने रखे जाएं, तो फिर वो किसको चुनेगा? क्या वो नवाचार के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करेगा, या फिर उसके ऊपर वो अपराध इतना हावी हो चुका होता है कि वो ये मानेगा कि अरे ये तो मुझे बड़ी छोटी सी सज़ा दी गई और अब मैं आगे मेरे हौसले बुलंद हैं। पहली बात तो ये कि ये शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी की है अदालत ने जी। और दूसरी चीज़ ये कि समाज को हम एक नई दिशा दे रहे हैं इसके थ्रू। अपराधियों को हमेशा सजा ही दी जाती है, अब तक का ये कानून रहा है, लेकिन ये कानून ने एक नई शुरुआत की है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। सबसे पहली बात, जहाँ तक कि मानसिक प्रवृत्ति की बात है, तो कोई भी पैदाइशी अपराधी नहीं होता। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो विकृत मानसिकता लेकर तो नहीं आता। जैसे जैसे सरकमस्टेंसेस होती हैं, जैसे जैसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आती हैं उनके जीवन में जिसकी वजह से वो अपराधी बन जाते हैं। हर इंसान अपनी सिक्योरिटी और अपने बचाव के लिए अपराध करता है। शुरुआत में जब वो अपराध करता है तो उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो इन चीजों को करता चला जाता है तो वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है जी। और वो एक आदत की तरह बन जाता है, फिर वो आदतन अपराधी हो जाते हैं जी। आदतन अपराधी हो जाता है, बिल्कुल। आप इसको ये मान के चलिए कि कोई चीज हम जब लगातार करते हैं तो वो हैबिट में कन्वर्ट ठीक राइट जी। तो ये अपराध भी उनकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वो अलग से कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं लगता उनको, दिमागी रूप से वो उनकी हैबिट में है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और बहुत दिनों बाद सीखने के बाद फिर हम ऑटोमेटिक अपने आप चलने लगती है, हमको अलर्टनेस नहीं रखनी पड़ती, फिर भी होता है। तो अपराध भी वैसी ही प्रवृत्ति हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है और वो उसके अनुकूल उस चीज को करते चले जाते हैं। अब ये जो शुरुआत की है, ये नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात है कि हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाल रहे हैं कि आपने जो अपराध किया है उसको पॉजिटिव रूप में लेने के लिए ये शुरुआत हुई है और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। कि हो सकता है कि 10 अपराधी हैं तो उनमें से 5 की मानसिकता जो आपने शुरुआत में बोली कि वो टेकन फॉर ग्रांट लेंगे इसको, लेकिन हम ये सोचकर इस शुरुआत को रोक दें ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक। अर्चना जी, एक सवाल और है, छोटा सा जवाब उसका चाहूंगा। आपने अपराधियों को 2 श्रेणी में रखा, एक है कि जो शुरुआती तौर पर पहला, दूसरा, तीसरा अपराध कर रहे हैं, और एक वो अपराधी है जिसके भीतर अपराध अपनी पैठ बना चुका है, वो आदतन अपराधी हो चुका है। ये नवाचार पहले वाले पर ज्यादा काम करेगा या दोनों पर बराबर करेगा, आपकी राय? देखिए, जो आदतन जिसके इसमें आ चुका है और काफी लंबे समय तक वो अपराध किया, उस पर थोड़ा कम असर करेगा। ठीक। लेकिन जो शुरुआती दौर में अपराधी बना है उस पर ज्यादा असर करेगा। ठीक। होता क्या है कि किसी चीज पर जब हम लिख चुके होते हैं उस पर दोबारा लिखना मुश्किल होता है, पर प्लेन कागज पर लिखना आसान होता है जी। तो बस ये वैसा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस बातचीत के लिए, राय के लिए। अर्चना वामनगढ़ हमारे साथ जुड़ी थी, मनोचिकित्सक हैं रायपुर से, और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, जबलपुर से जुड़े हैं, और किशोर भादुड़ी साहब जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज साहब, आपके पास लौटना चाहूँगा। दरअसल जिस वक्त कोरोना आया उस वक्त जेलों की स्थिति भी बड़ी ख़राब मानी जा रही थी, और ये डर बना हुआ था कि एक जगह पर इतने ढेर सारे लोगों को रखना, ऐसा ना हो कि कोरोना विस्फोट वहाँ से पैदा हो जाए। इसको लेकर भी ये पहल की गई कि जल्दी से ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाए जो बहुत छोटे मोटे अपराध में लिप्त हैं। मान लीजिए किसी पर गाली गलौज का इल्ज़ाम है, किसी पर बाइक टकरा गई उसका इल्ज़ाम है, या फिर आपस में कहा सुनी हुई किसी ने किसी को छोटा मोटा चोट पहुंचा दी, थपाड़ा मार दिया, या फिर इस तरह की हरकत है। तो क्या आप ये मानते हैं कि कोरोना के चलते इस तरह का नवाचार अदालत करने जा रही है, या फिर हम इसको एक आगे के लिए स्थायी शुरुआत मान सकते हैं और हम इसको आगे भी देखेंगे?
देखिए, कोर्ट के सामने जब 438 या 439 के केसेस जाते हैं, ये 2 प्रोविजंस होते हैं जिसमें बेल कंसिडर करती हैं कोर्ट्स। जी। उसमें कोर्ट के सामने जो पहले 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं वो ये होता है कि हीनियस क्राइम है कि पेटी ऑफेंस है। ठीक। जैसा कि सीनियर ने अभी बिलासपुर से कहा था थोड़ी देर पहले जी। कि जो पेटी ऑफेंसेस है या जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पहली बार किए गए हैं, जैसे ये मैटर है वो एक्साइज एक्ट से हैं। एक्साइज एक्ट में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए कंडीशंस अलग हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए कंडीशंस अलग हैं। जी। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए ऐसी कंडीशन इम्पोज करके इसलिए छोड़ दिया जाता है कि अदरवाइज भी उनको किसी और कंडीशन पे छोड़ने में कोर्ट लिबरल व्यू लेती है, और यदि इनको छोड़ रही है तो ये डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस बात को मानते हुए। और उनसे रिपोर्ट भी मांगी है कि वो इस बात की रिपोर्ट भी देंगे, और उसको सुपरविजन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था की गई है। ठीक। जहाँ तक बात है जेल में रखने की, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जेल में यदि कैदियों की संख्या बढ़ती है जी। और हम जानते हैं इस बात को कि हमारे जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है जी। और वो वैसे ही ओवरबर्डन है, ओवर क्राउडेड है। जेल मैनुअल को यदि आप पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की जो जेलें हैं, जिन कंडीशंस में वो बनाई गई थी, आज की परिस्थितियों में वो ओवर क्राउडेड है। बिल्कुल जी। और ये थोड़ी बहुत ओवर क्राउडेड नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय मेनी टाइम्स है। तो वो चैलेंज तो हमेशा रहता है, अदरवाइज भी महामारी रहती है तो होली और दशहरा के समय ओवर क्राउडेड हो जाती हैं जेलें। तो अभी की हालत में जो यदि लिमिटेड क्राउड भी है तो उसमें यदि कैदियों की संख्या का इजाफा किया जाता है, और खासकर वो पेटी ऑफेंसेस के कैदी हैं या जो वो लोग हैं जिनको जो अंडर ट्रायल हैं पेटी ऑफेंसेस के हैं, जिनके लिए एक लिबरल व्यू ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ एक्ट में ही, एक्साइज में ही, कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को कैसे डील करना है। तो ऐसी सूरत में यदि उनको कोई इस प्रकार का कंडीशन इम्पोज करके छोड़ा जाए तो वो बेहतर होगा, बजाय इसमें कि उनको जेल में डाला जाए। अभी आप जैसा कि कह रहे हैं कि जब कोरोना शुरू हुआ उस समय ही ये इस बात को लेकर के जुडिशरी ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो 7 साल से भीतर की कम की सजा है वाले केसेस हैं और जो अंडर ट्रायल हैं उनको कुछ समय के लिए पैरोल की जैसे छोड़ दिया जाए, और उनको एक तारीख दे दी जाती है कि इस तारीख पे उनके केस को रिकंसिडर किया जाएगा। जी ठीक। और वो रिकंसिडर करके एक्सटेंड भी हुए, ये भी आप अच्छे से जानते हैं और सभी को ये बात पता है। तो ये डेफिनेटली इस तरह की व्यवस्था कम से कम कोर्ट्स ने दी है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे केसेस हुए जो कोर्ट में रहने के बाद भी कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, उसकी भी बहुत लंबी सूची है जी। और वो ऐसे भी कैदी हैं जो हीनियस ट्रायल फेस कर रहे हैं या हीनियस ऑफेंसेस के कारण पनिशमेंट फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोरोना हुआ, कुछ का इलाज भी हुआ, कुछ को बाहर भी भेजा गया, कुछ को छोड़ा भी गया, कुछ को नहीं छोड़ा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन डेफिनेटली जो आपका ये कहना है कि जेल के लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए भी मानस में इस तरह की चीजों को कोर्ट ने अपने रखा और इस तरह का फैसला दिया है कि ताकि पब्लिक एट लार्ज को भी फायदा हो और जिस आरोपी को छोड़ा जा रहा है जमानत पे उसको भी ऐसे कंडीशंस लगाए गए जो कि सोशल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और अहम सवाल मेरे पास आपसे जुड़ा है, इस वक्त मैं रुख करूंगा किशोर साहब की तरफ। किशोर साहब, क्या मानते हैं आप, अपराधियों को इस तरह से सुधारने की जो कोशिश है कई समस्याओं को बढ़ा तो नहीं देगी? जी देखिए, मैं 2 इश्यूज पे आपको क्लियर कर दूं जी। छोड़ा जाना मतलब एक तो जमानत पे छोड़ा जाता है जी, और एक एक्विटल में छोड़ा जाता है। एक्विटल मतलब जब उसकी सजा, उसको छोड़ दिया जाता है ट्रायल के बाद। ठीक। सजा कंफर्म नहीं होती उस पर। जी ठीक। लेकिन बीच में जिसको कन्विक्शन हो गया, जो अपील में है, उसको पैरोल पे छोड़ा जाता है जी। तो ये जो कोरोना वाला स्टेप इंदौर बेंच ने लिया, वो 34 के पेटी ऑफेंसेस के, मेरे ख्याल है, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं, जो मुझे बताया गया, आई एम सॉरी, लेकिन वो जो जजमेंट सुना मैंने, उस पे ये है कि वो जमानत के स्टेज पे उनको ये कंडीशन इम्पोज किया गया था। ये भी कंडीशन आया, जैसे हमारे भाई साहब जबलपुर से उन्होंने कहा कि कन्विक्ट को भी पेरोल पे छोड़ा गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पे ऑर्डर किया है जी। और हाल ही में अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने वो पेरोल को रिड्यूस कर दिया था, जिस पे उन्होंने कहा था कि अब कोरोना खत्म होने आ रहा है, अब आप सरेंडर करिए फेज वाइज और इस तरह के कुछ कंडीशन को फुलफिल करिए, फिर आपको कोरोना टेस्ट होगा, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपको जेल वापस जाना पड़ेगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी रिसेंट ऑर्डर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पे स्टे दिया है
कि आप इस तरह से कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते। जब पेरोल है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ये दूसरा इशू हुआ। ठीक। बात ये है, जहां तक इंदौर बेंच के ऑर्डर का सवाल है, ये रिफॉर्मेटिव है, ये शुरुआत है। ऐसे रिफॉर्मेटिव जजमेंट्स मेरे ओपिनियन से फ्यूचर में आएंगे। ठीक। और अच्छे से आएंगे। जब ये सोचना मजबूरी हो जाएगी कि जेल की स्थिति, कन्विक्शन के रेट्स और टाइप ऑफ क्राइम को देखते हुए इनिशियल स्टेज से इनको रिफॉर्मेटिव कंडीशंस दे के इनको छोड़ा जा सकता है। ये शुरुआत है। चलिए, ये महत्वपूर्ण आपने बात कही कि दरअसल अब इसके ऊपर विचार शुरू हो जाना चाहिए, एक बहस इस पर छिड़ जाना चाहिए। और अब चूंकि प्रोग्राम में चंद मिनट का वक्त बचा है, पंकज दुबे साहब आपके पास आ रहा हूं मैं। एक लंबा अनुभव आपका रहा अदालतों में इस तरह के केसेस को देखना, बहस करना, और कई लोगों को आपने सज़ा सुनवाई भी होगी और कई लोगों को पैरवी करके छुड़वाया भी होगा। जेल का जो सिस्टम है, मैं जानना चाहूँगा उस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या अब हमको अपने जेल के भीतर का सिस्टम कुछ बदलाव के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए? नॉर्वे की बात करें, तकरीबन जो उनके पास ये बैरकों वाली जेलें हैं ख़त्म कर दी गई हैं, ओपन जेल रखते हैं। हालांकि कैदियों पर निगाह रखी जाती है, एक टाइम टेबल के अनुसार उनको वहाँ पर पूरे 24 घंटे बिताना होते हैं। क्या इस तरह की ज़रूरत अब आपको भारत के भीतर लगती है? एक बड़ा रिफॉर्म है हालांकि ये। सोहेल भाई, ये जो हमारी इंडियन कंडीशंस की सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी पॉपुलेशन। ठीक। और ये पॉपुलेशन इतना बड़ा चैलेंज है कि हम जितने भी रिफॉर्मेशन सोचते हैं, यदि हम इसको कहीं से भी अडॉप्ट करते हैं तो वो वायबल नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। यदि थ्योरी पे सिर्फ चलते हैं तो बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, बहुत सारे सुझाव आते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हमको रिफॉर्मेशन की तरफ सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हमको अपराध कम करना है। और जो जेलों की व्यवस्था है वो आप देखिए, उसको भी हमको अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाना पड़ेगा कि किस कैदी को किस तरह की जेल की व्यवस्था देनी है, कैसा एनवायरनमेंट देना है। अब हो ये रहा है कि 4 दिन के लिए कोई व्यक्ति जाता है जेल में, वो रह रहा है एक हीनियस अफेंडर के साथ में। 3 महीने वाला कैदी व्यक्ति जाता है, किसी कारण से जेल में डिटेन किया जाता है, वो रह रहा है एक हीनियस अफेंडर के साथ में। वो वहां से कुछ बोरो करके आता है, कुछ ले करके आता है। जैसा कि अभी आप एक साइकोलॉजिस्ट मैम से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया। सही जी। ये होता है कि जब किसी हम जैसी संगत में रहते हैं, उस तरह की चीजों को अडॉप्ट करते हैं, उसको लेकर के बाहर आता है व्यक्ति, और फिर उस तरह का वो अपने अंदर साइकोलॉजी डेवलप करता है, एक मानस डेवलप करता है। तो हमको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो खुली जेल हो, हीनियस ऑफेंडर्स के लिए अलग करना पड़ेगा, और जो जेल मैनुअल हमारे पुराने चले आ रहे हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। अभी भी हम उन्हीं लाइनों पे चल रहे हैं। जो जेल मैनुअल पुराने थे उनको कहीं रिलैक्स करना पड़ेगा, उनको कहीं अमेंड करना पड़ेगा। और आज की जो हमारा एनवायरनमेंट है, आज की जो गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं, मैं दरअसल वक्त मेरे पास बहुत टाइट हो रहा है, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ आपको। किशोर साहब आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास 30 सेकंड है। मौजूदा जेल व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि सुधार होना चाहिए? बिल्कुल सुधार होना चाहिए। वर्तमान जेल व्यवस्था ब्रिटिश जमाने का बनाया हुआ जेल व्यवस्था है, जो आज के दिन में मेरे ओपिनियन में चलने लायक नहीं है। ठीक। इस पे आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वाले एक कंपार्टमेंट होने चाहिए, जहां हर एक कैदी से साइकेट्रिस्ट बात करे, उसके नेचर की चीजें उनमें से निकाले, और किस चीज में वो रिफॉर्म होगा उस तरह का ट्रीटमेंट भी उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या आबादी और जो कैदियों की बहुत बड़ी संख्या है, क्या वो इसमें आड़े आती है क्या? बिल्कुल आती है, क्योंकि हमारे देश में गरीबी एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक। जेल में भी जो जाता है वो बाहर निकल के भी उसे खाने नहीं मिलता, तो छोटे मोटे अपराध उसके गरीबी के कारण से करता है, और फिर जेल में जाता है, फिर वही अपराध सीख के बाहर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस फाइनल कमेंट के लिए। पंकज दुबे साहब, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। किशोर भादुड़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े, आप बिलासपुर से अपना कीमती वक्त आपने दिया। तो दरअसल सरकार ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि अब जो भी अपराध करेगा उस पर मामला दर्ज होगा, उसके बाद उसे थाने तक पहुंचना होगा, गिरफ्तारी होगी, अदालत में मामला जाएगा, और फिर अदालत ने यह तय करेंगी कि किसे कितनी और कैसी सज़ा सुनाई जानी है। लेकिन आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वो ये कि सज़ा किस तरह की हो।
सज़ा ऐसी हो कि ना सिर्फ उसे ये एहसास हो कि उसे सज़ा मिल रही है, बल्कि उसे एक सीख भी मिले कि भविष्य में उसे इस तरह की अपराध नहीं करना है। वहीं उस सज़ा से एक मैसेज समाज में भी ये जाना चाहिए कि नहीं, इस तरह का अपराध करने पर आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है या फिर कष्टदायी हो सकती है। तो इन दोनों पहलुओं पर हमने चर्चा की। हमारे साथ मेहमान जुड़े, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।